ठाकुर जी धनुधारी महाराज, इंटरमीडिएट कॉलेज बिशनपुर कला। मैं टेंस पार्ट 1 का क्लास ले चुका हूं, जिसमें आपको टेंस, जितने भी टेंस हैं उनके टाइप्स, सेंटेंस हैं उनके टाइप्स बताए जा चुके हैं और उनको कैसे पहचाना जाएगा इसका भी नियम आपको बताया जा चुका है। आज हम नियम स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं, जिसके आधार पर आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है टेंस, जिसको काल या समय कहते हैं, जो पहले बताया जा चुका है। और अगर हम देखें टेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार। टेंस जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा आपका हो गया पास्ट टेंस, और तीसरा आपका हो गया फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस की पहचान आपको उस दिन बताया गया था कि इसके जिस वाक्य के अंत में है, हूं या हुआ है, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस की पहचान आपको बताई गई थी, था, थी, थे, या, ई इत्यादि। फ्यूचर टेंस की पहचान गा, गे, गी। प्रेजेंट टेंस, प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ने जा रहे हैं और इसका पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस के बारे में बताया जा चुका है आपको, और सेंटेंस में ये बताया गया था कि टेंस में हम 4 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसका नया नाम सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें कार्य का अनिश्चित रूप में होना पाया जाता है तथा वाक्य के अंत में आप इसकी पहचान कैसे करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं, इत्यादि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आता है, तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा, हेल्पिंग वर्ब, सारे टर्म्स की हिंदी बताया जा चुका है। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहा जाता है और इसमें सहायक क्रिया डू और डज का प्रयोग किया जाता है। नंबर्स के बारे में आप जानते होंगे, इंग्लिश में 2 नंबर्स होते हैं, प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन और बहुवचन। इसमें 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें एक अपवाद कर लीजिए, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट थोड़ा सा हटके सिंपल जो सेंटेंस होगा या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसका नियम थोड़ा सा अलग है, तो इसको ध्यान से पढ़ना होगा। हेल्पिंग वर्ब ये हो गया। अब उसके बाद मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है,
अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में साधारण वाक्य बोला जाता है। साधारण वाक्य का जो स्ट्रक्चर हमारा होगा, कैसे हम इसको व्यवस्थित करेंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की जब हम पहचान कर लेंगे तो उसको ट्रांसलेट करने का क्या नियम है। नियम यह है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। जो उस वाक्य में सब्जेक्ट होगा पहले सब्जेक्ट हम लिख लेंगे। सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आपको हम बताएं ये प्रयोग नहीं होगा। इसमें डायरेक्टली मेन वर्ब और मेन वर्ब जनरली प्लूरल नंबर में होता है, उसका जो है एस या ईएस फॉर्म यहाँ पर प्रयोग होगा, एस या ईएस फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रयोग होगा और ऑब्जेक्ट के अलावा भी कोई चीज उसमें आता है वाक्य में तो उसकी अंग्रेजी ऑब्जेक्ट के बाद हम लिख देंगे और उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अब स्ट्रक्चर हम जान गए, किसका स्ट्रक्चर हम जाने हैं, प्रेजेंट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जाने हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का हम उदाहरण लेंगे और उसको ट्रांसलेट करना जानेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य जिसको कहा जाता है और इसके बारे में पूरी जानकारी, वाक्य की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं और कितने प्रकार के वाक्यों का प्रयोग इस टेंस में है, ये सारी चीजें पिछले वीडियो में बताई जा चुकी हैं। जो लोग देख चुके हैं ठीक है, कोई बात नहीं, जो ना देखे हो दोबारा देख लें, सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर अब नियम की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जो भी हमारा सेंटेंस सामने होगा हिंदी का और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उसका नियम या स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिखे हैं और इसको ध्यान से देखिए। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रांसलेट आप करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, मीन्स यदि कर्ता आपका एक वचन हो तब आपका मेन वर्ब में एस या ईएस फॉर्म आएगा। एस या ईएस फॉर्म को अभी हम डिफाइन करेंगे कि एस या ईएस फॉर्म क्या है और कैसे इसको हम बनाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ऑब्जेक्ट के बाद भी कोई चीज सेंटेंस में अगर है तो उसकी इंग्लिश जो है हम ऑब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। ठीक, दूसरा स्ट्रक्चर भी एक बताया गया है कि यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है या आई है या यू है, अगर वाक्य की शुरुआत मैं से या तुम से हो रहा है तब भी यही स्ट्रक्चर आपका काम करेगा। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए यही दो स्ट्रक्चर आपके काम करेंगे। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर है तो मेन वर्ब का एस या ईएस फॉर्म प्रयोग होगा और अगर प्लूरल नंबर है या आई और यू अगर सब्जेक्ट है तो उसमें मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट यूज होगा। अब इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और ये अब यहाँ से आपका होमवर्क शुरू हो जाता है प्रैक्टिस का। एग्जाम्पल्स हम बता दे रहे हैं, उसी एग्जाम्पल पर आधारित जो आपका जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं वो अपनी पाठ्य पुस्तक में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्सरसाइज देखेंगे और उस एक्सरसाइज को ट्रांसलेट करके संबंधित अध्यापक के व्हाट्सएप पर भेजेंगे और अध्यापक जो है उसको चेक करके पुनः आपको सेंड करेंगे। तो ध्यान से इसको देखिए और जो भी एक्सरसाइज है उसको करेंगे आप। एग्जाम्पल्स में मान लीजिए हम ले लेते हैं कि मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन एक पत्र लिखता है। जनरली अभी तक जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं, अब उसके इम्प्लीमेंटेशन का समय आ गया है, उसके अनुपालन का समय आ गया है कि अनुपालन कैसे किया जाएगा। अभी तक आप जो भी पढ़े हैं हो सके समझ से कुछ पढ़े होगा कुछ लोगों के, लेकिन यहाँ से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब से जो इसके पूर्व वीडियो में जो बताया गया है अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो स्थिति यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि मोहन एक पत्र लिखता है, इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए अभी तक दो स्ट्रक्चर बताए गए हैं, लेकिन उस स्ट्रक्चर में जो चीजें हैं सब्जेक्ट जैसे है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है,
इन चीजों को अलग से जानना बहुत ही आवश्यक है। तो उसको हम इस वाक्य पर ही सीखेंगे कि कैसे पहचान करेंगे। जैसे मान लीजिए मोहन एक पत्र लिखता है, और स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर हमारे सामने है, एक तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है और दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पर यह आपको तय करना है इस सेंटेंस को देख करके कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो यहाँ से मोहन जो है, मोहन एक ही व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर मोहन आपका हो गया सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर जब हो गया तो मेन वर्ब एस फॉर्म आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। सब्जेक्ट की पहचान आप करेंगे कैसे? स्ट्रक्चर में जैसे सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तीनों के बारे में आपको बताता हूं कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। जैसे सब्जेक्ट की पहचान चलिए बाद में भी करते हैं, शुरू से हम देखते हैं कि किसी भी टेंस पर आधारित सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो भी सेंटेंस आपके सामने आए उसके अंत में देखिए कि क्या है। उसके अंत में आप देख रहे हैं कि है, तो प्रेजेंट टेंस की पहचान में बताया गया है कि वाक्य के अंत में है, हूं, हो। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो आपका एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में आपने टेंस का पता लगा लिया कि ये प्रेजेंट टेंस में एग्जाम्पल है या प्रेजेंट टेंस में वाक्य है। जब आप टेंस का पता लगा लेंगे तो अब आपको सेंटेंस का पता लगाना है कि सेंटेंस किस टाइप का है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। तो इस सेंटेंस में मोहन काम क्या कर रहा है? लिखने का। क्या लिख रहा है? एक पत्र लिख रहा है। तो जो कार्य है उसको सीधे उसे स्वीकार कर लिया गया है, यानी कार्य की स्वीकार्यता है। सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है उस कार्य की स्वीकार्यता है, इसलिए ये जो वाक्य है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है या साधारण वाक्य है। तो अब साधारण वाक्य है तो साधारण वाक्य में दो नियम बताए गए। एक तो अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है, दूसरा सब्जेक्ट बहुवचन है। तो इस उदाहरण से स्पष्ट है कि सब्जेक्ट आपका यहाँ पर एक वचन है। जब सब्जेक्ट एक वचन है तो मेन वर्ब का यस या यस फॉर्म आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपको लिखना है, तो आपने लिख दिया सब्जेक्ट मोहन। अब बात आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब को हिंदी में मुख्य क्रिया कहा जाता है, इसको बताया जा चुका है। अब किसी भी सेंटेंस में जैसे मान लीजिए लिखता है, तो लिखता है मतलब इसमें जो लिखना है आपका राइट, लिखना जो है वो आपका मेन वर्ब है। इसी तरह किसी भी वाक्य में अगर मान लीजिए यहाँ पे होता है कि मोहन एक पत्र पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ना क्या हो जाता है? मेन वर्ब। इसी तरह अगर होता आपका कि मोहन खेलता है, तो इसमें खेलना क्या हो जाता है? आपका मेन वर्ब हो जाता है। जितना ना करके आता है, खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, चलना, ये सब आपका मेन वर्ब होता है। तो यहाँ लिखता से मतलब नहीं है, इसको अपने दिमाग में रिवाइज करिए कि लिखता है तो यहाँ पे मेन वर्ब लिखना है। और लिखना की अब सीधे सीधे आपको इंग्लिश आनी चाहिए। लिखना की इंग्लिश क्या होती है? राइट, WRITE। और एस या एस फॉर्म में केवल इसमें एस आता है। अभी हम ये भी आपको क्लियर कर देंगे कहाँ एस लगेगा और कहाँ एस लगेगा। मोहन राइट्स। उसके बाद बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता जो कार्य करता है, कर्ता लिखने का कार्य कर रहा है, उसका प्रभाव किस पर है? आपका एक पत्र पर। तो एक पत्र आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर एक पत्र की इंग्लिश क्या होगी? अ लेटर। इस तरह से आपने ट्रांसलेट कर लिया। तो अभी आपको बताया गया था कि एस या एस फॉर्म, तो एस या एस फॉर्म हम बता रहे हैं कि कहाँ एस प्रयोग करेंगे और कहाँ ई एस प्रयोग करेंगे। जो मुख्य क्रिया ओ, सी एच, डबल एस, एस एच और एक्स से समाप्त होगी उसमें ई एस लगाएंगे और बाकी सब में एस लगाएंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल में देखिए राइट, राइट में लास्ट में क्या है? ई है। इसमें से कोई भी लेटर आपका है ओ, सी एच, डबल एस, एस एच, यानी लास्ट में केवल ई था इसलिए केवल इसमें एस लगेगा। अब एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं एस या एस फॉर्म के लिए कि मोहन अपने स्कूल जाता है। जाहिर सी बात है यहां भी सब्जेक्ट आपका मोहन ही है और ये सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि मेन वर्ब में एस या एस फॉर्म आएगा। मेन वर्ब यहाँ पे क्या है?
मेन वर्ब कैसे पहचानेंगे आप? जाता तो यानी जाना, जाना क्या हो गया? मेन वर्ब। और जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो। चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर नंबर है इसलिए जो मेन वर्ब का एस या यस फॉर्म होगा। अब इसमें एस लगेगा यस लगेगा, ये बात यहाँ से डिसाइड होगी। ओ सी एच डबल एस एस एच एक्स से समाप्त होने वाली गो की क्रिया में यस लगाएंगे, क्योंकि गो में लास्ट में ओ है, यहाँ उस श्रेणी में आ रहा है ये, इसलिए इसमें क्या लगाया जाएगा? यस। मोहन गोज, मोहन गोज टू। यहां पर मोहन के लिए अपना की अंग्रेजी दी जाएगी स्कूल। मोहन गोज टू हिज स्कूल, इस तरह से आपका ट्रांसलेट हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब को पहचानने का सीधा तरीका है कि जितना इसमें लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, ना से जितना करके आता है ये सब आपका मेन वर्ब होता है। सब्जेक्ट की पहचान अगर करनी है तो आप किसी भी वाक्य में प्रश्न करेंगे कौन, जैसे मोहन एक पत्र लिखता है, इसमें प्रश्न करिए कौन, तो उत्तर जो मिलेगा आपको, उत्तर क्या मिल रहा है? मोहन। अगर आपका कर्ता जो है सब्जेक्ट जो बीच में भी अगर छिपा हुआ है और उसमें अगर आप प्रश्न कर देंगे कि कौन, तो वो बाहर निकल के आ जाएगा। ये होगी सब्जेक्ट की पहचान। मेन वर्ब आप समझ ही गए, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट समझ गए। इसके बाद भी अगर सेंटेंस बड़ा है और भी चीजें आती हैं तो सीधे सीधे उनकी इंग्लिश सिस्टमेटिकली आगे लिख दी जाती है और ट्रांसलेशन आपका हो जाता है। इसी तरह अगर मान लीजिए दूसरा जो नियम बताया गया है, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, जैसे मान लीजिए कि वे अपने विद्यालय प्रतिदिन जाते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए अगर इसमें आप प्रश्न कर रहे हैं कौन, उत्तर क्या निकल के आ रहा है? वे। इसका मतलब इसमें वे जो है वो सब्जेक्ट है और वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। अब आपको यहाँ पे तय करना है, चूंकि दो स्ट्रक्चर बताया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस का। यदि सिंगुलर नंबर है तो ये स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे, प्लूरल नंबर है तो ये करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं वे है, तो वे ये आपका प्लूरल नंबर है, तो जब ये बहुवचन है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? जाते हैं, मतलब जाना क्या हो गया आपका? मेन वर्ब। जाना की इंग्लिश क्या होती है? गो। और गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है, तो दे गो टू। दे के साथ अपना इंग्लिश आती है देयर। इसलिए कि दे के साथ देयर क्यों आया, ये आप पर्सनल प्रोनाउन चार्ट को पढ़िएगा। उसमें 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जैसे संस्कृत में पढ़ते हैं आप, उसी तरह इंग्लिश में भी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में केवल आई आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आता है। अब जैसे ही आपका प्रोनाउन है, ही मान लीजिए मोहन के जगह पर भी प्रयोग हो सकता है, राम के जगह पर भी। सेंटेंस में जैसे मान लीजिए राम के ऊपर आप कहानी लिख रहे हैं तो बार बार राम नहीं लिखेंगे, राम के जगह पर आगे सेंटेंस में ही लिख देते हैं, तो ही राम के जगह पर प्रयोग किया गया, प्रोनाउन हो गया। अब पर्सनल प्रोनाउन की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस दिया गया होगा चार्ट में। तीनों का अध्ययन करिए तो वहां से अपना की अंग्रेजी सबके लिए क्लियर हो जाएगी, और अन्यथा हम बताएंगे इस चार्ट को आगे चल के। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वे अपने विद्यालय प्रतिदिन जाते हैं, दे गो टू देयर स्कूल। अब प्रतिदिन बस बचा हुआ है, तो प्रतिदिन की इंग्लिश होती है डेली। इस तरह से सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करना हम सीखे हैं नियम के तहत। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने अपने बुक से जो एक्सरसाइज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसका एक्सरसाइज आप करेंगे और संबंधित टीचर को भेजेंगे। धन्यवाद।